क्या कोई ये कल्पना कर सकता है कि युद्ध के मैदान में लड़ रहे सैनिकों को दुश्मन की गोलियां से या फिर बम और तोपों से भी ज्यादा खतरा किसी और चीज से हो सकता है? बिल्कुल, मतलब एक ऐसे अदृश्य दुश्मन से जिसका कोई नाम तक नहीं है। एक ऐसा दुश्मन जो न कोई वर्दी पहनता है और ना ही हथियार लेकर चलता है, लेकिन फिर भी वो एक पूरी की पूरी बटालियन को घुटनों पर लाने की ताकत रखता है। सही कहा। आज के इस विस्तृत चर्चा में हम एक ऐसी ही मेडिकल मिस्ट्री का विश्लेषण कर रहे हैं। मेरे सामने स्रोत सामग्री है हांटा वायरस, एक छिपे हुए रोगजनक की क्रॉनिकल्स, और सच बताऊं तो इसे पढ़ते हुए मुझे ऐसा लग रहा था जैसे किसी सस्पेंस थ्रिलर नॉवल के पन्ने पलट रहे हों। एकदम वही। तो आज का हमारा मिशन ये समझना है कि कैसे ये रहस्यमयी वायरस सदियों तक हमारी नजरों से छिपा रहा, और जब इसने तबाही मचाई तो आधुनिक विज्ञान को उसे समझने के लिए उन लोगों के पास जाना पड़ा जो पीढ़ियों से प्रकृति को समझ रहे थे। और इस कहानी की शुरुआत होती है 1950 के दशक से। उस समय दुनिया पहले ही कोरियाई युद्ध की उथल-पुथल से गुजर रही थी। हाँ, कोरिया युद्ध का मैदान, मतलब हर तरफ खाइयां खुदी हुई हैं, जंगल काटे जा रहे हैं, और ऐसे में चिकित्सा कर्मियों का पूरा ध्यान तो गोलियों के घावों पर ही होगा ना। बिल्कुल, उनका ध्यान बम धमाकों और चोटों पर था। लेकिन तभी एक ऐसी घटना घटी जिसने सबको चौंका दिया। अचानक संयुक्त राष्ट्र के 3000 से भी अधिक सैनिक एक रहस्यमयी बीमारी का शिकार होने लगे। बाप रे, 3000 सैनिक! इतनी बड़ी संख्या को तो युद्ध के बीच में भी इग्नोर करना असंभव है। असंभव था, और ये कोई मौसमी बुखार नहीं था। इसके लक्षण बहुत डरावने थे। हाँ, मैंने पढ़ा कि सैनिकों को अचानक बहुत तेज बुखार आता था, शरीर के अंदर भारी ब्लीडिंग शुरू हो जाती थी, और सबसे भयानक बात, उनकी किडनी पूरी तरह से काम करना बंद कर देती थी। किडनी फेल! मतलब डॉक्टर्स तो ये सब देखकर हैरान रह गए होंगे ना। पूरी तरह से वे लक्षण देख पा रहे थे, लेकिन ये नहीं समझ पा रहे थे कि इस तबाही के पीछे कारण क्या है। उस समय डायग्नोस्टिक टूल्स भी इतने विकसित नहीं थे। तो लोग तो तरह तरह के अनुमान लगाते होंगे। हाँ बिल्कुल, कुछ को लगा कि ये कोई नया जैविक हथियार है, तो किसी ने दूषित पानी को दोष दिया। और आपको जानकर हैरानी होगी कि ये रहस्य 1-2 साल नहीं, पूरे 25 सालों तक अनसुलझा रहा। 1 मिनट, 25 साल? ये तो बहुत लंबा समय है। मुझे यहाँ थोड़ी हैरानी हो रही है। समझ आता है कि युद्ध की अफरा तफरी थी, पर लेकिन युद्ध खत्म होने के बाद भी 25 सालों तक डॉक्टर इसे पकड़ क्यों नहीं पाए? क्योंकि ये वायरस छिपने में बहुत माहिर था। मतलब ये वायरस किसी स्लीपर सेल की तरह काम कर रहा था, जो हमारे बीच था, निष्क्रिय दिख रहा था, लेकिन मौका मिलते ही हमला कर दिया। बहुत सही उपमा दिया आपने, स्लीपर सेल। देखिए, मेडिकल साइंस की लाचारी से ज्यादा ये वायरस के इकोलॉजिकल व्यवहार का मामला था। ये वायरस इंसानों के लिए बना ही नहीं था। अच्छा, तो फिर ये था कहाँ? यह प्रकृति में बहुत शांति से एक विशिष्ट प्रकार के चूहे के अंदर मौजूद था, जिसे स्ट्राइप्ड फील्ड माउस कहते हैं। सदियों से ये वायरस और वो चूहे एक साथ इवॉल्व हो रहे थे। चूहों को इससे कोई बीमारी नहीं होती थी। ओह, तो चूहों को कुछ नहीं होता था? बिल्कुल नहीं। लेकिन युद्ध के दौरान जब हजारों सैनिकों ने उस प्राकृतिक आवास में प्रवेश किया, खाइयां खोदी और महीनों तक उस मिट्टी में रहे, हाँ, तब जाकर इंसानों और इस वायरस का ये विनाशकारी आमना सामना हुआ। तो मतलब इंसान खुद उस वायरस के घर में घुस गए थे। एकदम सही। और आखिरकार 1976 में दक्षिण कोरिया के एक डॉक्टर ली हो वांग ने इस रहस्य से पर्दा उठाया। अच्छा, कैसे? उन्होंने हांटान नदी के इलाके में पाई जाने वाले उन्हीं चूहों के फेफड़ों से इस वायरस को अलग किया। क्योंकि ये वायरस हांटान नदी के पास मिला था, इसलिए इसे हंटा वायरस नाम दे दिया गया। हाँ, और स्रोत सामग्री के अनुसार इसे ओल्ड वर्ल्ड हंटा वायरस कहा गया, क्योंकि ये एशिया और यूरोप तक सीमित था। उस समय तो वैज्ञानिकों ने राहत की सांस ली होगी, है ना? बिल्कुल, उन्होंने सोचा होगा कि चलो, ये एक एशियाई बीमारी है, चूहों से फैलती है और किडनी पर हमला करती है, केस क्लोज्ड। लेकिन प्रकृति के पास हमारे स्थापित सिद्धांतों को तोड़ने के अपने तरीके होते हैं। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि दशकों बाद ये वायरस दुनिया के दूसरे कोने में एक बिल्कुल ही नए और भयानक रूप में सामने आएगा। और यहीं से ये कहानी एक मेडिकल थ्रिलर बन जाती है। चलिए समय के पहिए को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और 1993 के अमेरिका में चलते हैं। ये घटना फोर कॉर्नर्स इलाके की है, जहां न्यू मैक्सिको, एरिजोना, कोलोराडो और यूटा की सीमाएं मिलती हैं। हाँ, और ये इलाका नवाहो आदिवासी समुदाय का घर भी है।
1993 की वो घटना सच में बहुत खौफनाक थी। क्या हुआ था वहां? एक युवा और बेहद फिट मैराथन धावक जो नवाहो समुदाय से था, उसे अचानक सांस लेने में तकलीफ होती है। अब देखिए, एक एथलीट के फेफड़े तो बहुत मजबूत होते हैं ना, बिल्कुल, आम इंसानों से कहीं ज्यादा। लेकिन अस्पताल पहुंचने के कुछ ही घंटों के भीतर उसके फेफड़ों में पानी भर जाता है और उसकी मौत हो जाती है। बाप रे। और चौंकाने वाली बात यह थी कि कुछ ही दिन पहले उसकी मंगेतर की भी मौत बिल्कुल इन्हीं लक्षणों से हुई थी। हाँ, और उसके बाद तो जैसे मौतों का सिलसिला शुरू हो गया। कई स्वस्थ और युवा लोग अचानक फेफड़े फेल होने से मरने लगे। ऐसे में तो दहशत फैलना लाजमी है। मीडिया ने इसे रहस्यमयी फ्लू या नवाहो बीमारी का नाम दे दिया। मुझे लगता है बीमारियों को किसी विशिष्ट समुदाय का नाम देना बहुत गलत है। इससे समाज में एक स्टिग्मा या कलंक पैदा होता है। बिल्कुल सही बात है। इससे अनावश्यक डर पैदा होता है। लेकिन उस समय सीडीसी के वैज्ञानिक भी परेशान थे। मुझे भी एक बात परेशान कर रही है। 1950 के दशक वाले वायरस ने तो किडनी पर हमला किया था, लेकिन इस नए वायरस ने सीधे फेफड़ों पर निशाना साधा। तो क्या ये वही पुराना वायरस था जिसने अपना तरीका बदल लिया था, या प्रकृति का कोई नया हथियार था? ये बहुत ही अहम सवाल है। जब शुरुआती जेनेटिक टेस्टिंग हुई तो पता चला कि यह हांटा वायरस परिवार का ही सदस्य है, लेकिन ये कोई रातों रात हुआ म्यूटेशन नहीं था। तो फिर क्या था? इवोल्यूशनरी बायोलॉजी के अनुसार ये एक बिल्कुल अलग शाखा थी। मतलब लाखों साल पहले इनका कोई एक पूर्वज रहा होगा। जब महाद्वीप अलग हुए तो चूहों की प्रजातियां बटीं और वायरस भी अलग अलग दिशाओं में विकसित हुए। ओह, तो ओल्ड वर्ल्ड हांटा वायरस एशिया में अलग चूहों के साथ विकसित हुआ और ये नया वायरस अमेरिका में? एकदम सही। अमेरिका वाले इन वायरसों को न्यू वर्ल्ड हांटा वायरस कहा गया और ये वहां के डियर माइस यानी जंगली चूहों के साथ लाखों सालों से मौजूद थे। लेकिन मुझे सबसे ज्यादा हैरानी इस बात पर होती है कि सीडीसी अपने इतने उन्नत उपकरणों के बावजूद ये नहीं समझ पा रहे थे कि ये बीमारी अचानक 1993 में ही क्यों भड़की। हाँ, और इस पहेली का जवाब किसी आधुनिक लैब से नहीं मिला। बिल्कुल, इसका जवाब पीढ़ियों पुराने स्वदेशी ज्ञान यानी इंडिजिनस नॉलेज से मिला। सीडीसी की जांच के दौरान नवाहू समुदाय के आदिवासी बुजुर्गों ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऐतिहासिक पैटर्न साझा किया। सही कहा। उन बुजुर्गों ने बिना किसी लैब रिपोर्ट के एक ऐसा सटीक इकोलॉजिकल पैटर्न बताया जिसने सबको आश्चर्य में डाल दिया। तो एक तरफ माइक्रोस्कोप्स और हाईटेक लैब्स थीं और दूसरी तरफ पारिस्थितिकी का सदियों से अवलोकन कर रहे बुजुर्ग। बुजुर्गों ने आखिर ऐसा क्या देखा था? उन्होंने देखा कि समस्या की जड़ 1992-1993 का अल नीनो मौसम प्रभाव था। उस साल भारी बारिश हुई थी। बारिश से बीमारी का क्या संबंध? संबंध था पेड़ों से। भारी बारिश की वजह से पाइन के पेड़ों पर लगने वाले बीज, जिन्हें पिनियन नट्स कहते हैं, बहुत ज्यादा मात्रा में उगाए और ये जंगली चूहों के लिए एक दावत थी। अच्छा, तो खाना असीमित मिला तो चूहों की आबादी बेतहाशा बढ़ गई। बिल्कुल, आबादी में विस्फोट हो गया। और नवाहो बुजुर्गों ने बताया कि जब भी भारी बारिश के बाद चूहों की संख्या इस तरह बढ़ती है तो यह रहस्यमयी बीमारी वापस आती है। ये सचमुच अद्भुत है। मतलब हम हमेशा बीमारियों के जवाब लेंस में खोजते हैं, लेकिन यहाँ उन बुजुर्गों की नज़र सबसे तेज साबित हुई। हाँ, और जब वैज्ञानिकों ने चूहों की जांच की तो बुजुर्गों की बात 100% सच निकली। चूहों के अंदर एक नया हांटा वायरस मिला। क्योंकि इसका कोई नाम नहीं था, इसे सिन नोम्ब्रे वायरस कहा गया। स्पेनिश में बिना नाम का वायरस। और बीमारी को हांटा वायरस पल्मोनरी सिंड्रोम नाम मिला। ये आधुनिक विज्ञान और पारंपरिक ज्ञान के मिलन की बेहतरीन मिसाल है। बिल्कुल है। ये दिखाता है कि दोनों एक दूसरे के विरोधी नहीं बल्कि पूरक हैं। लेकिन एक सवाल अभी भी है। ये तो स्पष्ट हो गया कि बीमारी चूहों से आ रही है, लेकिन ये इंसानों में प्रवेश कैसे कर रही थी? क्योंकि आम वायरस की तरह एक इंसान से दूसरे इंसान में तो नहीं फैल रही थी ना? नहीं, आमतौर पर ये इंसान से इंसान में नहीं फैलता। दक्षिण अमेरिका के कुछ छोटे अपवादों को छोड़ दें तो इसका असली घर चूहे ही हैं। तो क्या चूहों के काटने से फैलता है? नहीं, संक्रमण का मुख्य तरीका काटना नहीं है। ये वायरस चूहों के मल, मूत्र और लार में होता है और ये हवा के जरिए फैलता है। हवा के जरिए? एक मिनट, ये कैसे संभव है? इसे एरोसॉल ट्रांसमिशन कहते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी पुराने बंद कमरे, गोदाम या गैरेज की सफाई कर रहा है।
वहां चूहों का सूखा हुआ मल मूत्र पड़ा है, हाँ, तो जब वो झाड़ू लगाता है तो वे सूखे कण टूटकर हवा में उड़ने लगते हैं, यानी एरोसोलाइज हो जाते हैं। बाप रे। तो सांस लेते समय वे सीधे फेफड़ों में चले जाते हैं। ये तो किसी हॉरर फिल्म के दृश्य जैसा है। मतलब एक अदृश्य भूत जो सिर्फ धूल के कणों में छिपकर आप तक पहुंच जाता है। बिल्कुल, रोजमर्रा के काम जैसे पुरानी अटारी साफ करना कितना बड़ा जोखिम पैदा कर सकते हैं, ये श्रोताओं के लिए जानना बहुत महत्वपूर्ण है। सच में? कोई बस झाड़ू लगा रहा है और अनजाने में एक जानलेवा वायरस अपने अंदर ले रहा है। लेकिन जब ये फेफड़ों में पहुंचता है तो होता क्या है? तब जो तबाही मचती है ना, वो वायरस से ज्यादा हमारे खुद के इम्यून सिस्टम का नतीजा होती है। मतलब हमारा अपना रक्षा तंत्र ही हमारी जान ले लेता है। हाँ, जब वायरस फेफड़ों की कोशिकाओं को संक्रमित करता है तो इम्यून सिस्टम बहुत आक्रामक प्रतिक्रिया देता है। वो भारी मात्रा में सफेद रक्त कोशिकाओं को फेफड़ों में भेजता है, जिसे साइटोकाइन स्टॉर्म भी कहते हैं। सही कहा। इस अति सक्रिय प्रतिक्रिया से फेफड़ों की रक्त वाहिकाएं लीक होने लगती हैं और प्लाज्मा फेफड़ों में भरने लगता है। तो तकनीकी रूप से इंसान अपने ही शरीर के पानी में डूबने लगता है। बिल्कुल, इसीलिए ये बीमारी इतनी तेजी से जान लेती है। तो इस पूरी चर्चा को अगर हम समेटें तो हांटा वायरस की कहानी सिर्फ एक वायरस की कहानी नहीं है। ये इंसानों, जानवरों और प्रकृति के बीच के उस नाजुक संतुलन का दस्तावेज है। एकदम सही। ये दिखाता है कि कैसे भारी बारिश या अल नीनो जैसे प्राकृतिक बदलाव अनजाने में एक महामारी ला सकते हैं। और आज के इस विश्लेषण के अंत में मैं एक बहुत ही गहरा विचार छोड़ना चाहूंगी। सोचने वाली बात है कि यदि 1993 में सिर्फ एक भारी बारिश के कारण चूहों की आबादी बढ़ने से एक अदृश्य वायरस इंसानों पर कहर बरपा सकता है, तो आज के दौर में क्या हो सकता है? बिल्कुल, आज जब जलवायु परिवर्तन के कारण पूरी दुनिया में मौसम के चरम रूप या एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स आम हो गए हैं, तो प्रकृति के किन अंधेरे कोनों में ऐसे और कितने अनजान वायरस गहरी नींद में सोए हुए हैं, जो बस मौसम के एक छोटे से इशारे पर जागने का इंतजार कर रहे हैं।